जानकारी यह है कि लंदन में भारतीय उच्चायोग पर जो प्रदर्शन हुआ था उसकी तोड़फोड़ की जांच करने के लिए भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज एनआईए को जिम्मेदारी दी गई है। क्या घटना है आइए मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व हमने एक खबर आपके साथ कवर की थी जिसमें यह बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटेन की संसद के अंदर भारतीय उच्चायोग के ऊपर हुई जो हरकत थी उसका मुद्दा उठा। जिन्हें याद नहीं है वो मुद्दा मैं आपको याद दिला दूं। आप लोगों को ध्यान होगा भारत की जो एम्बेसी थी कहां पर, या जिसको हाई कमिश्नर आप हाई कमीशन ऑफिस कहें, लंदन के अंदर, वहां पर कुछ इस प्रकार से प्रो खालिस्तानी लोगों के द्वारा आकर के भारतीय झंडे का अपमान किया गया, इंडियन फ्लैग का अपमान किया गया और उसकी जगह पाकिस्तान का फ्लैग लहराने की कोशिश की। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे काम को अंजाम देता हुआ, इस पर फोकस रखिएगा। हम चर्चा करेंगे इस व्यक्ति के बारे में कि ये कौन था, क्या था, सब बताएंगे। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि फिर भारत की जो यहां पर जो हाई कमिश्नर ऑफिस है उसके बाहर पूरी तरह से पुलिस तैनात कर दी गई और पुलिस तैनात करने के साथ साथ बड़ा सा इंडियन फ्लैग यहां पर होस्ट किया गया। इवन यही फ्लैग नहीं, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा फ्लैग जो है इंडियन फ्लैग लगा करके भारतीय जो उच्चायोग है उसके सामने जो भारत के लोग हैं उन्होंने जाकर के यहां पर अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा था। यह घटना आपको याद होगी, हमने पूरी अच्छे से कवर की है। भारत ने इतना ही नहीं, भारत ने ब्रिटेन का जो भारत में उच्चायोग बना हुआ है उसके बाहर से भी सुरक्षा हटा दी थी। अगर आपको याद हो तो हमने इस सेशन को भी कवर किया था अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, और हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत ने ब्रिटेन से बदला लिया है। बदले के रूप में हमने क्या किया, इनके उच्चायोग के बाहर लगे हुए बैरिकेड हटा दिए और बैरिकेड हटाने के बाद में ब्रिटिश सरकार को यह होश आया कि हमने भारत की सुरक्षा में कमी छोड़ी थी, अब कमी छोड़ी थी तो इसे दुरुस्त करने का समय आ गया है। यह सारी घटना हो क्यों रही थी, तो आपको याद होगा एक खालिस्तानी समर्थक आदमी है जिसका नाम है अमृतपाल। उस अमृतपाल के मसले से यह सारी चीजें निकलकर आना शुरू हुआ था। अमृतपाल के मसले पर जब ब्रिटेन के अंदर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। अब उस प्रदर्शन में जो भी घटनाएं हुई या फिर प्रो खालिस्तानियों के द्वारा जो भारतीय उच्चायोग के बाहर घटना प्रदर्शित की गई उसकी जांच करेगी भारत की एक एजेंसी, नाम है उसका एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज एनआईए। ये टू प्रोब अटैक ऑन इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, एनआईए टू प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। यह खबर आपके काम की है, अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अब वो जांच करने वाली है। उम्मीद है इस खबर का महत्व आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाए। ठीक है, कौन जांच करेगी, एनआईए जांच करेगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर एनआईए तो इंडिया की एजेंसी है, ये लंदन जाके क्या करेगी, या लंदन में क्या ये जांच कर सकती है क्या? भाई हमको समझ में आता है कि एनआईए इंडिया में जांच कर सकती है। आज के सेशन में हम बताएंगे एनआईए है क्या, क्यों बनाई गई, क्या इसका क्षेत्र अधिकार है और ये किस प्रकार से काम कर सकती है। यानी कि आज के सेशन में एनआईए का बहुत ज्यादा महत्व है जो बताया जाएगा। साथ में जो प्रो खालिस्तान समर्थक हैं उनके ऊपर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए लगाया गया, उसके बारे में जानेंगे कि वो एक्ट क्या है और उस एक्ट से किस प्रकार के काम हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इधर देखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अब प्रदर्शन की जांच हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर फिर से हमारा दिमाग अटक रहा है, एनआईए तो इंडियन एजेंसी है, वो बाहर जाकर काम कर सकती है क्या? जी हां, ये भारत के एनआईए के लिए जो कानून बना हुआ है उसमें संशोधन करके ये चीज डाली गई थी कुछ दिनों पूर्व जब अफगानिस्तान के अंदर एक उच्चायोग पर हमला हुआ था कि एनआईए जो है वो विदेशों में भी जो भारतीय उच्चायोग हैं या भारतीय जो रह रहे हैं उनसे संबंधित जो मामले हैं उनकी जांच करने जा सकती है। तो एनआईए को जांच इसकी दी गई है। अब आप पूछेंगे ऐसा अब जाके क्यों हुआ? क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की, ऋषि सुनक जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बातचीत हुई है और उस बातचीत में इस प्रकार की कार्यवाही की दिशा आगे तय की गई है। ठीक है ना, तो आप यहां पर खबर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल बनता है कि एक बात बताइए सर, वो आपने कहा था उस व्यक्ति के बारे में जानकारी रखनी है, तो मैं आपको बताता हूं क्या है। अमृतपाल सिंह जिसके कारण यह खालिस्तान वाला मसला शुरू हुआ, उसका जो मेंटर है यानी कि उसका जो गुरु है जिसने उसको यह ज्ञान दिया, उसका नाम है अवतार सिंह। अवतार सिंह जो है, अवतार सिंह खाडा,
ये वही अवतार सिंह है जो भारतीय फ्लैग को गिरा रहा है और खालिस्तान के फ्लैग को लगा रहा है। ये अवतार सिंह खांडा जो है ना, इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। 22 मार्च 2023 की खबर है ये, यानी अवतार सिंह खांडा जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और एनआईए जो है अब वो इसी से पूछताछ करने के लिए जाएगी और पूछेगी कि बता भाई तेरा अमृतपाल से क्या लिंक है और तू किस प्रकार से किससे मिला हुआ है। फिलहाल संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं इस व्यक्ति के बारे में कि इसके जो लिंक हैं वो आईएसआई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन सा एक्ट लगाया जा रहा है? तो यूएपीए एक्ट लगाया जा रहा है, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन। पहले यह माना जाता था जो देश को तोड़ने का काम करते हैं उन्हीं लोगों पर अनलॉफुल यानी कि यूएपीए लगेगा, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने संशोधन इसमें करके टेररिस्ट को भी इसमें डाल दिया और टेररिज्म की एक्टिविटी करने वाली चीजों को भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। जांच करने वाली एजेंसी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, भारत में आपको याद होगा मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था ताज होटल पर वर्ष 2008 में, उस समय यह चीज महसूस की गई कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो कि टेररिज्म, आंतरिक शांति जैसे मुद्दों पर बहुत क्विक एक्शन ले सके और उसका जो सोचने का प्रोसेस यानी कि उसका जो प्रोसीजरल काम है वो बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट हो। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 के अंदर ही काउंटर टेररिज्म के लिए एक एजेंसी का गठन किया गया, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यानी कि जब यह घटना हुई तो एक डेडिकेटेड ऐसी टीम हो, जैसे भारत में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई है, खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए रॉ एंड आईबी है, लेकिन कोई टेररिज्म से रिलेटेड घटना है उसके लिए डेडिकेटेड एक विंग बनाई गई जिसका नाम एनआईए रखा गया, जिसका काम है कि भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पर जब भी कोई हमला करेगा, प्रहार करेगा, तो उस पर जांच करने का कार्य एनआईए करेगा। कानूनी रूप से वैध है, कानूनी रूप से वैध है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत के जो कानून है ना वो कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, इंडिया के कानून में यदि इंडिया के कानून से अगर किसी चीज की स्थापना की जाती है तो वो स्टेटवरी बॉडी कहलाती है। तो इनका यह मानना है कि ये स्टेटवरी बॉडी के रूप में इसे स्थापित करने की प्रक्रिया स्थापित करेंगे। ठीक है ना? तो विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट अंडर रिटन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द एजेंसी इज एम्पावर्ड टू डील विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड crimes across state without special permission from state under written proclamation from the Ministry of Home Affairs। इसके पास स्पेशल ताकत यह है कि यह किसी भी राज्य में बिना किसी राज्य के इंटरफेयर, जैसे सीबीआई को अगर किसी राज्य में जांच करने जाना होता है तो वहां की राज्य सरकार से परमिशन लेनी होती है। एनआईए को अगर आतंक के मामले पर जांच करनी है तो उस राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे गृह मंत्रालय के द्वारा यह ताकत दी गई है। तो एनआईए क्या है यह मैंने आपको बता दिया। इसका गठन कब किया गया था? 2008 के कानून के तहत किया गया था, यह जानकारी मैंने दे दी। अच्छा, अब सवाल बनता है इसमें क्या क्या शामिल है, मतलब किस तरह की चीजों पर यह कार्रवाई कर सकती है। तो पहली चीज यहां पर निकल कर आती है कि इसके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित ना हो, परमाणु और परमाणु सुविधाओं के खिलाफ कुछ ना हो, हथियार, ड्रग और नकली भारतीय मुद्रा, यानी इन सभी चीजों के ऊपर यह कार्रवाई कर सकती है। कब हुआ था इसका गठन? 26/11 के अंदर 2008 के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में तत्कालीन सरकार के द्वारा, जिसमें पी चिदंबरम गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा इस कार्य को प्रयास करते हुए किया गया था। अच्छा, वर्तमान में एनआईए कितने प्रकार के मुद्दों को संभाल रही है? तो अब तक के मामलों में 482 मामले इसने अब तक दर्ज किए हैं। ज्यूरिडिक्शन क्या है? ज्यूरिडिक्शन मैंने कहा ना, संपूर्ण इंडिया और इंडिया के बाहर भी। इधर देखिए, पर्सन इन दी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवर, यानी कि भारत की सरकार, अब जैसे समझो भारतीय उच्चायोग में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो भी इंडियन ही है, तो ऐसी स्थिति में पर्सन इन दी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवर, यानी जहां पर भी वो पोस्टेड हो, पर्सन कोई जहाज पर हो, एयरक्राफ्ट पर हो और वो इंडिया के लिए रजिस्टर्ड हो, पर्सन हु कमिटेड ए शेड्यूल ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये उन पर भी जांच कर सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखो, द लॉ, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब इस पॉइंट के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। द लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अप्लाई टू इंडियन सिटीजन्स आउट ऑफ द कंट्री। भारत के नागरिक जो बाहर रह रहे हैं उन पर भी यह लागू होता है, पॉइंट नंबर 1। नंबर दूसरा, भारत के जो लोग भारतीय सरकार की सेवा में हैं उन पर भी यह लॉ लागू होता है, यानी एनआईए जांच कर सकती है। भारत के जो जहाज चल रहे हैं या फिर हवाई जहाज चल रहे हैं उनके द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, उन पर भी यह जांच कर सकती है। और पर्सन हु कमिट ए शेड्यूल ऑफेंस, अब शेड्यूल ऑफेंस क्या है वो मैं बताऊंगा, बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के अतिरिक्त भी
अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट इंडियन सिटीजन, या फिर भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसके ऊपर भी यह जांच कर सकती है। मतलब आप इसको इस तरह से समझिए कि भारतीय नागरिक ही नहीं, अगर भारत के खिलाफ भी किसी ने प्रयास किया तो भी ये उसकी जांच कर सकती है। मान लीजिए ये जो अवतार सिंह नामक व्यक्ति है, ये हो सकता है ये कहे कि साहब मैंने तो ब्रिटिश नागरिकता ले ली, तूने भले ही ले ली हो लेकिन तूने काम भारत के खिलाफ किया है, भारत के खिलाफ काम किया है ना, तो हम जांच करेंगे अब तेरे ऊपर। अब आप पूछेंगे कि जांच कैसे करोगे, क्षेत्र अधिकार तो दूसरे देश का है, हो तो क्या दिक्कत है, हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध कब काम आएंगे, हम वहां की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस मामले की जांच करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ही गजब का पॉइंट है। जैसे आपने कुछ दिनों पूर्व सुना होगा FBI, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो अमेरिका का है, उसके द्वारा एक बहुत बड़े, मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था ना, साइबर क्राइम रैकेट के ऊपर हमला किया गया था, मतलब वो अटैक, हमला नहीं कह सकते उसको, कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि ये पता चला था कि वो लोग बहुत सारे देशों में फैले हुए थे, सब पर संयुक्त कार्रवाई हुई थी। NIA कुछ उस लेवल की एजेंसी भारत ने बना ली है कि अगर कोई भी भारतीय हित विदेश में प्रभावित हो रहा है तो उस पर एक्शन लेने के लिए NIA है, और इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए NIA ब्रिटेन में भी अब कार्रवाई करेगी। ठीक है ना, उम्मीद है आपको क्षेत्र अधिकार समझ में आ गया। अब समझेंगे आप शेड्यूल ऑफेंस क्या होता है। भाई ऐसी स्थिति में किस तरह के ऑफेंस के लिए यह काम कर सकती है, तो देखिए कुछ काम जैसे बताए गए हैं, जैसे कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस हो, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो, या यूएपीए मैंने अभी हाल आपको बता दिया, अनलॉफुल एक्टिविटी। अभी जो अवतार सिंह वाला मामला है उसमें भी यूएपीए का ही मामला निकल के आ रहा है। कोई हाईजैक का मामला हो, जैसे कि कुछ दिनों पूर्व हम सुनते थे कि भारत के हवाई जहाज हाईजैक हुए थे, तो हाईजैक हुए थे उस विषय पर भी जांच कौन कर सकती है, NIA कर सकती है, उस देश के अंदर भी जांच कर सकती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के इवन सार्क कन्वेंशन हो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, तमाम चीजों के ऊपर, नार्कोटिक्स का मामला हो, इन सब के ऊपर NIA जांच कर सकती है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब समझ में आता है, सवाल बनता है सर NIA को केस मिलता कैसे है। देखिए, अगर राज्य सरकार देना चाहे तो राज्य सरकार दे सकती है, और केंद्र सरकार देना चाहे तो वो भी इसको केस हैंडओवर कर सकती है। ये इन आधार पर काम करता है। मैंने हर कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, और हिंदी इंग्लिश में दिए हुए इस कंटेंट को आप हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर क्लास पूरी होने के बाद प्राप्त कर लेंगे, और इसका पूरा A4 फॉर्मेट में अगर आपको PDF पढ़ना है तो वो हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आपके दिमाग में अचानक सवाल आएगा, सर ये हुआ कैसे, मतलब अब तक तो NIA के बारे में सुन ही नहीं रहे थे हम, इसके पीछे की कहानी क्या है। 13 अप्रैल के दिन, यानी कि उस समय पर 12-13 तारीख के आसपास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी बात हुई थी ऋषि सुनक जी, जो वहां के PM हैं UK के, उनके साथ में। और जब बात हुई तब भारत ने अपने सारे मुद्दे उठाए। तो भारत ने जब अपने मुद्दे उठाए तब उन्होंने कहा कि जिस तरह आपके यहां पर खुलेआम कानून का उल्लंघन हो रहा है भारत के खिलाफ, भारत के दूतावास की आप लोग सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई की जाए। तो भारत ने अपने द्वारा जो बात की वो क्या थी, इधर देख लीजिए। प्लीज टू स्पीक विद UK PM ऋषि सुनक, एक्सटेंडेड बैसाखी ग्रीटिंग्स, बैसाखी ग्रीटिंग्स दी गई, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी को दी गई, और यहां पर हमने जिन जिन चीजों के बारे में बात की, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंक्लूडिंग FTA, और साथ में यह भी कहा गया कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे अगेंस्ट एंटी इंडिया एलिमेंट्स टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट इन द UK। वी ऑल्सो डिस्कस्ड द इशू ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कौन कौन से, ललित मोदी या फिर मेहुल चौकसी या फिर जो भी नीरव मोदी जैसे लोग हैं जो UK भाग जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आप सोच सकते हैं इस टेलीफोनिक वार्ता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दैट इज एंटी इंडिया एलिमेंट। एंटी इंडिया एलिमेंट जो हैं उन पर क्या कार्रवाई करे सरकार, वहां की इस बारे में चर्चाएं हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। ठीक है ना, अब मोदी जी जो है उन्होंने सुनक से भी कहा, हो भैया आओ आप अपने देश में, वो हो रहा है G20 हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। PM कन्वे PM ऋषि सुनक टू ईव ऑफ बैसाखी, और बैसाखी के समय पर कॉल किया गया। अब प्रधानमंत्री ने इनको एक चीज और बताई, क्या बताई कि देखो आपके देश में ना जो लोग असाइलम लेकर आए हैं, असाइलम मतलब शरणार्थी बनकर आए हैं,
वो आपका जो खालिस्तानी लोग जो हैं वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप पूछेंगे असाइलम बोले तो असल में क्या है, ब्रिटेन के अंदर कुछ दिनों पहले मैंने असाइलम से आपको संबंधित कुछ मुद्दे बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि खालिस्तानी लोग जो हैं वो वहां पर शरणार्थी बनकर जाते हैं, और शरणार्थी बनकर जब वहां जाते हैं तो वो ब्रिटेन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, वहां जाकर बस जाते हैं और बस करके वहां पर 45 यूरो या 45 पाउंड जो प्रतिदिन इनको पैसा मिलता है उसके उपयोग करते हैं, साथ में वहीं पर ही रस और बस जाते हैं। तो यहां से एज ए शरणार्थी जो लोग वहां जाते हैं उनके द्वारा ये सारी काम कार्रवाई वहां पर की जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, तो ये गोल्डन टेंपल मामला है, अगर आपको याद हो तो वो पता होना चाहिए। हाँ, इसके बारे में भी बात हुई है, अद्वैत, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, हाँ इनके बारे में भी बात हुई है, वहां पर यह बात पता चली है, ठीक है ना। हमारी क्लासेस चल रही हैं, हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है, आप इसे जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।